Hello students, how are you all? I hope you all are doing great and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को कवर किया था, राइट? एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 5 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज वाटर. सो आज के चैप्टर में हम वाटर को पढ़ने वाले हैं. सो हम देख लेते हैं कि आज के हमारे चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं. सो इन दिस चैप्टर हम लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे वाटर साइकिल को एंड उसके कंपोनेंट्स को. उसके बाद हम एक्सप्लोर भी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड वाटर को और उसके सिग्निफिकेंस को भी देखेंगे. डिफाइन करने वाले हैं हम आज हाइड्रोस्फीयर को एंड रिकॉग्नाइज भी करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है अर्थ के सिस्टम में. फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर में एंड एनालाइज भी करेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन को. फिर हम एग्जामिन करने वाले हैं मेजर वाटर बॉडीज को एंड उनके डिस्ट्रीब्यूशंस को अक्रॉस द ग्लोब. फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स को जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके वेव्स, टाइड्स और करंट्स. लास्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट्स को ऑन द क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम. तो ये सारे ही टॉपिक को आज के चैप्टर में हमें कवर करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले आता है बच्चों इंटरैक्टिव. सो इंटरैक्टिव में आपको क्या बोला है? यू विल नीड द फॉलोइंग आइटम्स टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली. तो आपको कुछ आइटम्स की जरूरत है ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा पाओ. जैसे कि आपको वाइड माउथ जार चाहिए, प्लांट्स चाहिए, बॉटल कैप चाहिए, वाटर, सॉइल, स्मॉल रॉक्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो. और आपको यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इनको फॉलो करना है. जैसे कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बिगिन बाय प्लेसिंग अ लेयर ऑफ स्मॉल रॉक्स एट द बॉटम ऑफ द जार. जो जार का बॉटम है वहां पे आपको छोटे छोटे रॉक्स रखने हैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, राइट? ऑन द टॉप ऑफ द रॉक्स आप क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे लेयर ऑफ सॉइल को और इंश्योर भी करेंगे कि जो सॉइल है वो रॉक को कंप्लीटली कवर कर रही है. देन आपको प्लांट करना है अपने चूजन प्लांट को इन द सॉइल एंड आपको मेक श्योर करना है कि वो सिक्योरली पोजीशन हो. देन आपको ऐड करना है और ज्यादा सॉइल्स को अराउंड दी प्लांट्स एंड आपको फिल कर देना है जार को, बट आपको कुछ स्पेस छोड़ देना है ऊपर टॉप में. फिर आपको पोर करना है वाटर को इनटू दी जार और इंश्योर करना है कि जो मॉइस्चर है वो आ चुका है सॉइल तक, बट कंप्लीटली आपको फिल नहीं करना है जार को. सिक्योरली आप क्लोज कर देंगे लिड ऑफ द जार एंड जो पोजीशन है जार का वो आपको सनी एरिया में रखना है जहाँ पे उसे एम्पल मतलब एडिक्वेट अमाउंट में सनलाइट मिले. देन ओवर द फॉलोइंग डेज आपको ऑब्जर्व करना है जार को बहुत क्लोजली और विटनेस करना है वाटर साइकिल इन एक्शन को. रिकॉर्ड करना है आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को इन अ नोटबुक एंड डॉक्यूमेंट करना है कोई भी चेंजेस जो कि आपने ऑब्जर्व किए हैं जैसे कि कंडेंसेशन, ऑयल मॉइस्चर लेवल्स और प्लांट ग्रोथ. ये सारी ऑब्जर्वेशंस को आप डॉक्यूमेंट भी करेंगे. सो ये है आपका इंटरैक्टिव का छोटा सा आपका एक्सपेरिमेंट जो कि आप अपने घर में करेंगे और इसके जो ऑब्जर्वेशंस है आप उनको भी नोट डाउन करेंगे, राइट? नाउ कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि है वाटर साइकिल. सो बच्चों वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे? वाटर जो है वो चेंज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल रहा है. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड. तो जो पूरी साइकिल चल रही है उसी को ही हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं. नाउ वाटर मूव्स फ्रॉम ओशन हाई अप इनटू द एयर. अब बच्चों यहाँ पे आपको बोला है कि जो वाटर होता है वो मूव करता है ओशन से या फिर आप बोल सकते हो हाई अप इन द एयर. तो वहां पे भी वाटर एग्जिस्ट करता है. From there it may rain on the land or over the seas. और उसी वजह से क्या होता है? बारिश होती है. नाउ जितना भी रेन वाटर होता है वो वापस कहाँ चला जाता है? वो वापस सी में चला जाता है थ्रू द रिवर्स, राइट? नाउ ये जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का उसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. एंड जो वाटर साइकिल है ना तो इसकी कोई बिगनिंग है ना ही इसका कोई एंड है, विच मीन्स ये क्वांटिटी में चलता ही रहता है, राइट? तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है वाटर साइकिल की, तो आप देख सकते हैं.
नाउ कमिंग टू इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सो बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है और प्रेसिपिटेशन क्या होता है। सो हीट फ्रॉम द सन कॉज वाटर इन ओशंस। तो बच्चों जितना भी हीट है जो कि सन से आ रहा है तो उसकी वजह से जितना भी वाटर है ओशंस में, लेक में, रिवर में या फिर अदर वाटर बॉडीज में वो इवेपोरेट होने लग जाता है धीरे धीरे और स्काई में चला जाता है। नाउ जितना भी वाटर है ऑफ द ओशन वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेपर के अंदर, किसकी वजह से? हीट की वजह से जो कि सन रेज से मिल रही होती है। नाउ ये जो वाटर वेपर है वो कहाँ चला जाता है? वो अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वहां पे जाके कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। कंडेंसेशन में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर और हम बोल सकते हैं छोटे छोटे टाइनी टाइनी क्रिस्टल्स के अंदर ऑफ आइस जो कि फ्लोट होती है एयर में। एंड वो क्या करते हैं? वो फॉर्म कर देते हैं आपके क्लाउड्स को, मतलब कि बादल को। नाउ जैसे ही बच्चों ये जो वाटर ड्रॉपलेट है या फिर जो आप बोल सकते हो आइस के क्रिस्टल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो साइज में ग्रो हो जाते हैं तो उनके हैवी होने की वजह से वो फॉल डाउन हो जाते हैं ऑन दी अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। किसके फॉर्म में बच्चों? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। नाउ जब लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर होता है तो बच्चों कुछ वाटर कहाँ हो जाता है? कुछ वाटर सिंक हो जाता है ग्राउंड के अंदर एंड वो फॉर्म करता है स्ट्रीम्स को एंड रिमेन जितना भी होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है आपके डिप्रेशंस ऑफ फॉर्म पॉन्ड्स और लेक्स में। नाउ यहाँ पे आपको बताया है कि जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है तो जो कुछ वाटर है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, विच मीन्स कि वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। कुछ आपकी स्ट्रीम्स में चला जाता है, कुछ आपकी रिवर्स में चला जाता है, कुछ लेक्स में चला जाता है। नाउ जितने भी रिवर्स या फिर स्ट्रीम्स है वो फ्लो करती है ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ और फिर वो अल्टीमेटली ज्वाइन करती है आपके सीज को या फिर ओशंस को। नाउ कमिंग टू ग्राउंड वाटर, राइट। सो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर वो कहाँ होता है? वो रिजर्व होता है अंडर द ग्राउंड एंड व्हेन इट रेन, जैसे ही बारिश होती है तो बच्चों जो कुछ वाटर होता है वो सोक हो जाता है इनटू द सॉइल। नाउ इट passes between the soil, it passes between the gravel and the rock and वो डिपोजिट हो जाता है कहाँ पे? अर्थ की सरफेस पे। नाउ ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है फॉर प्लांट्स। कौन सा बच्चों? ग्राउंड वाटर। देन वी हैव ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? जो प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं आपके ग्राउंड वाटर को थ्रू देयर रूट्स एंड रिटर्न एज वाटर वेपर टू द एयर थ्रू देयर लीव्स। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी प्लांट्स है उन्होंने क्या किया? ग्राउंड वाटर वाले जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया और किसने एब्जॉर्ब किया? रूट्स ने एब्जॉर्ब किया। उसके बाद रिटर्न कर दिया वापस एज अ वेपर, क्योंकि उनकी जो लीव्स हैं उनके थ्रू वाटर वेपर रिलीज होते रहे। नाउ द रिटर्न ऑफ वाटर थ्रू दिस एक्शन, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, राइट। देन वी हैव ग्लेशियर। सो इन द एरियाज ऑफ लो टेम्परेचर, ऐसे एरिया जहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है वहां पे जो वाटर होता है वो काफी स्लोली मूव करता है। नाउ बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि ये किसके फॉर्म में है? आइस के फॉर्म में है। रिवर ऑफ मूविंग आइस उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। सो बच्चों क्या बोलते हैं उसको? हम ग्लेशियर बोलते हैं, जो कि आपको हाई एल्टीट्यूड्स में देखने को मिलता है या फिर हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है जो कि है ग्लेशियर की पिक्चर। नाउ कमिंग टू हाइड्रोस्फेयर, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो हाइड्रोस्फेयर है वो क्या होता है। सो हाइड्रोस्फेयर हमारा जो नेम है इट इज गिवन टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट। हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ में जितना भी वाटर है उस सभी को ही हम हाइड्रोस्फेयर मानते हैं। नाउ इसमें इंक्लूड होते हैं आपकी वाटर बॉडीज जो कि सरफेस ऑफ द प्लैनेट पे हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर, ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स, ये सारे ही एग्जांपल है। द 3 स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट जो कि है आपके लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास लिथोस्फेयर है, हमारे पास हाइड्रोस्फेयर है और हमारे पास एटमॉस्फेयर है। फॉर एग्जाम्पल लिथोस्फेयर मतलब आपके पास क्या है? लैंड है। हाइड्रोस्फेयर मतलब आपके पास वाटर है। एटमॉस्फेयर मतलब आपके पास एयर है। उसी की वजह से लाइफ क्या कर रही है? लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। बट जो हाइड्रोस्फेयर है उसको काफी ज्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है, राइट।
बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्थ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर। नाउ वाटर काफी ज्यादा वाइटल होता है हमारे लाइफ के लिए। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट वाटर। अलॉन्ग विथ जितने भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इन दी एटमोसफेयर। इसी वजह से जो हाइड्रोस्फेयर है बच्चों, उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है किस पे, एटमॉस्फेयर पे। नाउ जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है अर्थ में इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, टैंक्स, लेक्स, स्नोफील्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। कलेक्टिवली उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली वो जाने जाते हैं हाइड्रोस्फीयर के नाम से। अबाउट अगर हम देखें तो 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर है, जबकि 29% है हमारा लैंड। नाउ जो वाटर एरिया होता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और जो लैंड एरिया होता है वो ज्यादा होता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 97% ऑफ हाइड्रोस्फीयर की अगर हम देखें तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो अर्थ में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशंस। और जो 3% हाइड्रोस्फीयर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, रिवर और लेक्स और टैंक के फॉर्म में होता है। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जितना भी हमारा अर्थ है वो शाइनिंग और ब्लूइश टिंक का दिखाई देता है फ्रॉम द स्पेस, और इसी वजह से हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका और एक नाम है विच इज नोन एज वाटरी प्लैनेट। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पे हाइड्रोस्फीयर प्रेजेंट है, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फ्रेश एंड सलाइन वाटर। तो बच्चों जितना भी ओशन का वाटर होता है, सी का वाटर होता है, वो सलाइन या फिर आप बोल सकते हो सॉल्टी होता है। एंड दिस वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और हम इसको पी नहीं सकते। जबकि जितना भी वाटर होता है आपके रिवर का, टैंक का, लेक का, पॉन्ड्स का, ये सारे ही फ्रेश वाटर होता है और स्वीट होता है। नाउ जो सी वाटर होते हैं उसमें आपके कंटेन होते हैं डिजॉल्व मिनरल्स। एंड जितना भी वाटर होता है ओशन का और सी का वो सलाइन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंस होता है आपका सॉल्ट, मतलब कि नमक। देयर द सॉल्ट इंक्रीज ड्यू टू रॉक प्रेजेंट इन दी सीज। तो बच्चों सी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रॉक्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। उसी की वजह से जो सॉल्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड जितना भी मिनरल पाउडर्स है वो कौन लेके आता है, वो रिवर से लेके आती हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि ये जो सैलिनिटी है उसका कॉज क्या होता है, राइट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इज दैट इट इज अ सुपर्ब सॉल्वेंट। तो बच्चों जो वाटर है वो काफी अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी अदर सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल योर मिनरल, वो काफ़ी क्विकली डिसॉल्व हो जाते हैं, और उसी की वजह से जो क्वांटिटी होती है सॉल्ट की वो डिफरेंट होती है सीज में। सो जो सैलिनिटी है सीज की एंड ओशंस की वो अफेक्ट करती है कैसे बच्चों, बाय द एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड द ओशन करेंट्स। इन सभी पे ही डिपेंड करता है कि जो सी का वाटर है, जो ओशन का वाटर है, वो कितना सलाइन होगा। नाउ इट रिमेन्स लो वेयर रिवर कंटिन्यू टू पोर फ्रेश वाटर। अब वहां पे सॉल्ट का अमाउंट कम होगा कहाँ, जहाँ पे रिवर कॉन्टिन्यूसली वाटर को पोर करती है इन लार्ज क्वांटिटीज। देन वी हैव सेकेंड cause which is evaporation of ocean water and formation of sea ice। ये दोनों ही इंक्रीज करवाते हैं सैलिनिटी ऑफ द ओशन को। अगर हम देखें तो ओइंग टू ग्रेट इवेपोरेशन जो परसेंटेज है सॉल्ट का वो इंक्रीज हो जाता है। हेंस जो सैलिनिटी है सीज की वो लोकेटेड होती है नियर द टोरॉइड रीजन इज अबव एवरेज। मतलब कि एससी जो कि कहाँ लोकेट करते हैं, नियर योर टोरॉइड रीजन्स, वो आपको बिलो एवरेज देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज डीपली बिलो द सरफेस। जो ओशन सर्कुलेशन होता है it is primarily driven by changes in sea water density which is determined by salinity and temperature। अगर हम देखें तो ओशन का जो करंट होता है वो भी इफेक्ट करता है सैलिनिटी को। जितना भी फ्रेश वाटर होता है जो कि पोलर रीजन से आया होता है इक्वेटोरियल रीजन की तरफ बाय द ओशन करंट्स। नाउ जो सलाइन वाटर है जो कि एग्जिस्ट करता है नियर द इक्वेटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द पोलर रीजन।
सो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो ओशन का करंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो ओशन है उसमें कितना सॉल्ट होगा, उसका जो वाटर है उसकी सैलिनिटी कितनी होगी। Now coming to our next topic, which is quantity of salinity, right? So the amount of salt which is present in the ocean, मतलब कि कितने अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है आपके ओशन में, वाटर में, ओशन के वाटर में, उसी को हम सैलिनिटी बोलते हैं। एंड अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम होता है सीज एंड ओशंस में, जो कि किसके नियर होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नियर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है और जो सप्लाई होती है फ्रेश वाटर की वो काफी ज्यादा कम होती है। इसी वजह से यहाँ के सीज और ओशंस में आपको ज्यादा सॉल्ट देखने को मिलेगा। ना वो जो सैलिनिटी होती है वो लो होती है, किसकी वजह से बच्चों, हैवी रेन की वजह से। और जो मेनी रिवर्स होती है, बहुत सारी रिवर्स कॉन्टिन्यूटी में सप्लाई करती है फ्रेश वाटर को इन अ लार्ज क्वांटिटी, उसकी वजह से भी सैलिनिटी हमें कम देखने को मिलती है। नाउ जो सैलिनिटी होती है वो हायर आपको देखने को मिलता है सीज में, जो कि पार्शली सराउंड होती है, सच एज मेडिटेरियन सी, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ। जो अगर हम देखें कि कौन से ऐसे सी में मैक्सिमम आपको सैलिनिटी देखने को मिलता है, सो दैट इज नोन एज डेड सी, जहाँ पे आपको मैक्सिमम सैलिनिटी देखने को मिलता है, विच मीन्स सबसे ज्यादा नमकीन अगर कहीं पे पानी है तो कहाँ पर है, वो है आपके डेड सी में। Now coming to our next topic, which is distribution of major water bodies. So बच्चों जो oceans होते हैं वो major water bodies होते हैं अर्थ में, एंड जो oceans होते हैं वो large areas होते हैं water के, जो कि कहाँ लोकेट करते हैं, अराउंड दी कॉन्टिनेंट्स। तो हमारे पास टोटल 5 oceans है हमारे अर्थ में, जैसे कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड एंटार्क्टिक ओशियन, जिसको आप साउदर्न ओशियन के नाम से भी जानते हो। तो ये है आपके 5 ओशियंस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिफिक ओशियन की। ये क्या होती है, ये बहुत ही ह्यूज वाटर बॉडी होती है जो कि लोकेटेड होती है बिटवीन योर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नाउ ये क्या है बच्चों, आपका पैसिफिक ओशन है, आपका लार्जेस्ट ओशन है ऑन दी अर्थ, और ये कवर करता है अबाउट 1/3 विच इज 30.5% ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर हम एरिया की बात करें तो वो कितना है, वो 166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, दैट इज मोर देन द एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर। अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स को भी एक साथ मिला दें तब भी इतना एरिया कवर नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा पैसिफिक ओशन है। एवरेज जो डेप्थ होती है पैसिफिक ओशन के, दैट इज अबाउट 4280 मीटर, एंड जो डीपेस्ट पॉइंट दैट इज 11,034 मीटर डीप। नाउ जो मेरियाना ट्रेंच है वो बच्चों क्या है, वो आपका डीपेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है, राइट। सो देयर आर अबाउट कितने हैं बच्चों, 20,000 आइलैंड इन योर पैसिफिक ओशियन। तो आप सोच सकते हो कि क्यों ये इतना ज्यादा लार्जेस्ट हमारा ओशियन में आता है, राइट। फिर आता है बच्चों सेकंड वन, जो कि है आपका अटलांटिक ओशियन। जो अटलांटिक ओशन है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट ओशन है आपके अर्थ में, और ये स्प्रेड हुआ है ओवर 1/5 पार्ट विच इज 20.8% ऑफ द अर्थ विद एरिया अबाउट 82.44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो हाफ ऑफ द पैसिफिक ओशन अगर हम बात करें तो उतना ही आपका अटलांटिक ओशन है, एंड हाफ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। हमारा जो आधा अर्थ है वो किससे कवर है, वो आपके पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से ही कवर है। नाउ अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है बिटवीन द वेस्ट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका एंड द ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये हमारा ओशन लोकेट करता है। अगर हम इसकी एवरेज डेप्थ की बात करें तो वो है 3,300 मीटर, एंड बहुत ही फ्यू आइलैंड्स है जो कि आपको देखने को मिलते हैं अटलांटिक ओशन में, राइट। देन वी हैव इंडियन ओशन। बच्चों जो इंडियन ओशन है वो आपका थर्ड लार्जेस्ट ओशन है ऑफ द वर्ल्ड, और ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया टू एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, एंड इसका जो पूरा टोटल एरिया है वो आपका 73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, एंड जो एवरेज डेप्थ है दैट इज अबाउट 3,960 मीटर, और ये कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 14.6% ऑफ अर्थ को। नाउ जो साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया है इज एट इट्स नॉर्दर्न एंड, और जो लार्ज नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बिग बिग या फिर स्मॉल आइलैंड्स है वो लोकेट है आपके इस ओशियनिक एरिया में। नाउ यहाँ पे आपको बताया गया है कि मदकसार इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन, राइट।
उसके बाद आता है आपका फोर्थ वन जो कि है आर्कटिक ओशन। सो बच्चों ये क्या है, ये आपका स्मॉलेस्ट ओशन है इन दी वर्ल्ड एंड बेरिंग स्ट्रेट अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है आपके आर्कटिक ओशन को विद द पैसिफिक ओशन। नाउ इसको हम पोल ओशन के नाम से भी जानते हैं एंड इट्स अराउंड द नॉर्थ पोल। ये क्या करता है, ये सराउंड करता है नॉर्थ पोल को सारे साइड से एंड इट्स वाटर रिमेन्स फ्रोजन। और इसका जो वाटर है वो हमेशा ही फ्रोजन रहता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। एंड अगर हम एरिया की बात करते हैं तो वो 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। देन वी हैव द लास्ट और द फिफ्थ वन जो कि है एंटार्क्टिक, जिसको आप साउदर्न ओशन के नाम से भी जानते हो। सो जो मेरीन एरिया है ऑन ऑल द फोर साइड ऑफ एंटार्क्टिका कंटिनेंट उसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक और द साउदर्न ओशियन। मतलब कि जो भी आपका क्या है मेरीन एरिया है जो कि आपके चारों साइड्स ऑफ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को कवर करता है उसको आप बोलते हो साउदर्न ओशियन और एंटार्क्टिक ओशियन। नाउ एज एक्चुअली अगर हम देखें तो ये किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ साउदर्न एंड ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। एंड जो मोस्ट जियोग्राफर्स हैं वो इसको ओशियंस नहीं बुलाते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कैलकुलेशन ऑफ ओशन वाटर। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाय वास्ट ओशन। तो अगर हम देखें तो अर्थ का ज्यादातर पार्ट ओशन से ही कवर है एंड ये जो ओशंस होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मोशन होता है वाटर का। नाउ जो वाटर होता है ओशंस का और या फिर सीज का वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होती है, ये सर्कुलेट होती है कॉन्स्टेंटली। जितना भी ओशियनिक वाटर है वो मूव होता है हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। सो यहाँ पे आपको सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर दिया हुआ है कि वो 3 काइंड का होता है। फर्स्ट होते हैं आपके वेव्स, सेकंड होते हैं आपके टाइड्स और थर्ड होते हैं आपके ओशियन करंट्स, राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वेव्स की। सो वेव्स क्या होते हैं, एक्शंस ऑफ विंड्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ द वेव्स। नाउ ये जो वेव्स होते हैं, वेव्स आर द अप एंड डाउन मूवमेंट्स। क्या होते हैं बच्चों, ये अप और डाउन मूवमेंट होते हैं जो कि आपको सरफेस पे दिखते हैं ऑफ द ओशियनिक वाटर। नाउ जो वेव्स होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कॉज होते हैं, जैसे कि द पुशिंग एक्शन ऑफ द विंड्स ब्लोइंग ओवर द ओशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है ऑफ द वेव्स मूवमेंट। बाय द पुश ऑफ द विंड्स होता क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो मूव अप और मूव डाउन होने लग जाते हैं और वो पास होते हैं ऑन देयर मूवमेंट इन द इमीडिएट नेक्स्ट पार्टिकल्स। इसी वजह से जो वाटर है वो राइज होते हुए दिखता है आपको और वो फॉल होते दिखता है एज अ वेव। नाउ जो राइज पार्ट होता है वेव का उसको हम क्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर आप बोल सकते हो क्रेस्ट ऑफ द वेव, और जो लोअर पार्ट होता है वेव का उसको हम थ्रो के नाम से भी जानते हैं। नाउ वेव्स डू नॉट कैरी वाटर हॉरिजॉन्टली। वेव कभी भी वाटर को हॉरिजॉन्टली कैरी नहीं करते हैं, राइट। यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके वेव्स की। नाउ जो वेदर का कंडीशन होता है बच्चों वो भी डिटरमाइन करता है कि जो वेव्स है उनकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, राइट। सो बच्चों अगर हम देखें तो जो वेव्स होते हैं वो हाई होते हैं। हाई कब होंगे, जब वेलोसिटी भी हाई होगी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे स्ट्रॉमी वेव्स होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं, काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं एंड जो साइक्लोन्स होते हैं वो भी क्रिएट करते हैं बहुत ही हाई वेव्स को इन दी सी ड्यूरिंग योर समर मंथ्स। नाउ जब नंबर ऑफ साइक्लोन्स डेवलप होते हैं इन दिस पार्ट लाइक ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इसकी वजह से क्या होता है, इट कॉज मच डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो दैट इज ऑल अबाउट वेव्स। फिर हम बात करेंगे टाइड्स की। सो बच्चों टाइड्स क्या होते हैं, अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल विच इज एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून ऑन द अर्थ, राइट। सो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपको रेगुलर राइज और फॉल देखने को मिलेगा वाटर का इन द ओशंस एंड द फिनोमिना ऑफ द ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर, इसी को ही आप बोलते हो टाइड। नाउ टाइड किस वजह से हो रहे हैं, सो इट इज कॉज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और आप बोल सकते हो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आपको टाइड देखने को मिलते हैं। Being closer to the earth, the moon is more responsible for the tides as compared to sun, right? तो बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो मून है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है टाइड्स को फॉर्म करने के लिए एज कम्पेयर टू सन, क्योंकि सन जो मून जो अगर हम मून को देखें तो मून हमारे अर्थ से ज्यादा क्लोज है, जो सन है वो थोड़ा फार है, राइट।
नाउ कमिंग टू काइंड्स ऑफ टाइड, अब टाइड के भी काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका हाई टाइड। नाउ ये क्या है, द राइज इन वाटर लेवल। अगर हम देखें तो जो वाटर लेवल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हाई टाइड। देन जो फॉल हो रहा है वाटर लेवल में, उसको हम बोलते हैं लो टाइड। फिर आता है बच्चों आपका स्प्रिंग टाइड। नाउ व्हेन टाइड्स आर ऑफ अ हायर मैग्नीट्यूड देन नॉर्मल, जब टाइड्स हायर मैग्नीट्यूड का हो देन उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। एंड स्प्रिंग टाइड कब अकर होते हैं, ये तब होते हैं जब सन और जो मून होते हैं और जो अर्थ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, राइट। एट दिस टाइम जो अट्रैक्शन होता है मून का एंड द सन का, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो टाइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही एक ही लाइन में प्रेजेंट है। दिस अकर्स ऑन द डेज ऑफ फुल मून, और ये कब होता है, जब फुल मून या फिर न्यू मून का डे होता है। Then we have neap tides. So neap tides क्या होते हैं, the attraction of sun and the moon neutralize each other। अब बच्चों यहाँ पे जो attraction है sun और moon की, वो एक दूसरे को neutralize कर देती है। So जैसे ही क्या होता है, when the sun, when the moon and the earth form three corners of triangle, जब sun, moon और earth क्या करते हैं, three corners बना लेते हैं, मतलब ट्राइंगल को फॉर्म कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, एट दिस टाइम जो टाइड्स होते हैं वो वीकर होते हैं, और उसी वीकर टाइड्स को हम नीप टाइड के नाम से जानते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड। ये जो टाइड्स हैं वो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सो फर्स्ट रीजन है उसका सी नेविगेशन। सो जैसे ही हाई टाइड्स होते हैं एंड द डेप्थ ऑफ वाटर नियर द कोस्टल एरिया इंक्रीज, तो बच्चों इसकी वजह से जितने भी बिग शिप्स होते हैं वो एंटर करते हैं पोर्ट में। नाउ ये जो टाइड्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं नेविगेशंस में। अगर हम देखें कंडला पोर्ट जो कि गुजरात में है एंड द डायमंड हार्बर जो कि वेस्ट बंगाल में है, वो काम करते हैं इन्हीं टाइड्स की वजह से। फिर आते हैं बच्चों सेकेंड विच इज रिवर नेविगेशन। सो टाइड्स हेल्प करते हैं रिवर नेविगेबल में। एट द टाइम ऑफ हाई टाइड the depth of water in the river also increases। जिस टाइम पे हाई टाइड होता है उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, जो डेप्थ होती है वाटर की वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो इसी वजह से वो नेविगेबल बन जाते हैं। देन आता है प्रिवेंटिंग सिल्टिंग ऑफ हार्बर्स। सो बच्चों जो टाइड्स होते हैं वो सिल्टिंग में भी हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, राइट, और वो रिमूव कर देते हैं मड को जो कि रिवर्स लेके आई होती हैं। फिर आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जितने भी टाइडल वेव्स होते हैं, राइट, सो आपके ये जो टाइडल वेव्स होते हैं दे आर आल्सो हार्सन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड का फर्स्ट मेजर टाइडल पावर स्टेशन है वो ओपन हुआ था 1966 में, जो कि फ्रांस में हुआ था, एंड इट्स 24 जनरेटर्स। इनके पास क्या है, टोटल पावर आउटपुट होता है कितने का, 2,40,000 किलोवाट्स का। नाउ फिर आता है आपका फिफ्थ वन विच इज हेल्प टू फिशरमैन। तो बच्चों ड्यूरिंग हाई टाइड्स होता क्या है कि जो लार्ज नंबर ऑफ फिश होती है वो शोर के नियर आ जाती है। एज द टाइड्स रिसीड द फिश आर कॉट इन दी नेट्स, और उसी टाइम पे जितनी भी जो फिशेस होती हैं उनको नेट में पकड़ लिया जाता है बाय द फिशरमैन। नाउ फिशरमैन भी क्या करते हैं, यूज करते हैं टाइड्स का फॉर सेलिंग टू द सी एंड रिटर्निंग टू द हार्बर। Then we have the next topic which is ocean currents, right? So flowing streams of water जो कि move होती है continually through the oceans in a specific directions, उनको हम बोलते हैं currents, right? तो बच्चों current क्या होता है? current होता है जैसे ही flowing stream of water हमें देखने को मिलेगा जो कि continuity में चल रहा है, किसमें, through the ocean, और एक specific direction में चल रहा है, उसको हम बोलते हैं करंट्स। नाउ ये जो ओशियनिक करंट्स होते हैं वो लार्ज स्केल पे होते हैं, लार्ज स्केल ऑफ मूवमेंट होते हैं वाटर इन द ओशंस इन अ डेफिनेट डायरेक्शंस, जैसे कि रिवर्स इन द ओशंस। एंड जो ओशन करंट्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर होते हैं लेंथ में, एंड समटाइम्स 200 किलोमीटर वाइड भी होते हैं। नाउ जितना भी वाटर होता है इन अ करंट वो मूव होता है एट अ स्पीड ऑफ 2 to 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। Now drift क्या होता है, when the masses of water moving on the surface of an ocean वो broad हो जाता है, तो broad, slow and shallow
जब वो हो जाता है उसी को ही हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। मतलब जब बहुत ज्यादा मास में वाटर क्या करता है, मूव करता है सरफेस में, किसके सरफेस में, ओशन के सरफेस में, और वो ब्रॉड होता है, स्लो होता है, शैलो होता है, उसी को ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। नाउ ये जो स्पीड होती है ड्रिफ्ट की वो 1 to 3 किलोमीटर पर डे होती है, राइट। नाउ कमिंग टू काइंड्स ऑफ करंट, अगर हम करंट के टाइप देखें तो सबसे पहले आपका वार्म करंट। नाउ बच्चों ये ओरिजिनेट होता है नियर द इक्वेटर एंड ये फ्लो करता है टुवर्ड्स द पोल। फिर आता है आपके पास कोल्ड करंट, मतलब कि ये ओरिजिनेट होता है इन दी हाई लैटिट्यूड्स एंड ये फ्लो करता है टुवर्ड्स द इक्वेटर, राइट। नाउ कमिंग टू कॉजेज ऑफ ओशन करंट्स, तो क्या क्या कॉजेज होते हैं, पहला होता है आपका डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ सी वाटर। तो बच्चों जितने भी ओशंस होते हैं, ओशनिक करंट्स होते हैं, इट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ सी वाटर। वो डेंसिटी ऑफ सी वाटर की वजह से कॉज होती है एंड बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, राइट। फिर आता है प्रिवेलिंग विंड्स। सो जितने भी प्रिवेलिंग विंड्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली ब्लो होते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस एंड वो ड्रैग करते हैं सरफेस वाटर को ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चों इसी की वजह से फॉर्मेशन होता है आपके ओशियन करंट्स का। देन आता है आपका रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस, राइट। सो इसकी वजह से भी क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है न्यू करंट्स का। देन वी हैव influence of ocean currents। So बच्चों the direction and the movement of ocean currents वो largely controlled होता है किसकी वजह से, by the direction of prevailing winds। now ये जो general circulation होता है ocean currents का वो clockwise होता है which is in the northern hemisphere और anti clockwise होता है southern hemisphere में। जितने भी ocean currents होते हैं वो influence करते हैं आपके climate को, आपके agriculture को और other economic activities को of the coastal regions and island, जो कि कहाँ पे है, आइलैंड नियर विच दे फ्लो। सो बच्चों अब हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है क्लाइमेट, और क्लाइमेट में भी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वार्मथ को। सो जितने भी ओशन करंट्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को ऑफ कोस्टल एरियाज। नाउ जितने भी प्लेसेस हैं, places from which cold current passes are colder than the places from which warm current passes। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऐसे places जहाँ से cold current pass होता है वो colder होते हैं ऐसे places से जहाँ पे warm current pass होता है। Now ये जो warm currents होते हैं उसकी वजह से होता क्या है कि जो आपका climate है वो warmer हो जाता है। For example यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि Kuroshio current in the Pacific Ocean and your Gulf Stream in the Atlantic Ocean वो क्या करते हैं, वो modify कर देते हैं climate of Southern Japan and Eastern part of USA respectively, right। फिर आता है बच्चों हमारा सेकेंड पॉइंट, जो कि होता है फ्री फ्रॉम आइस। सो जितने भी वार्म करंट्स होते हैं दे कीप द पोर्ट्स ऑफ इवन पोलर रीजन फ्री फ्रॉम द आइस ड्यूरिंग द विंटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं विद इन दी आर्कटिक सर्कल्स, सो विद इन दी आर्कटिक सर्कल जो कोस्ट होते हैं नॉर्वे के वो कैसे रहते हैं, वो फ्री फ्रॉम दी आइस रहते हैं इवन ड्यूरिंग विंटर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। देन वी हैव आवर थर्ड पॉइंट जो कि है फ्रोजन। सो ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं, सो ड्यू टू द कोल्ड Labrador current in the Labrador coast remains frozen। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो कोल्ड के आते हैं Labrador current आते हैं उसी की वजह से जो Labrador coast है वो फ्रोजन ही रहता है, राइट। देन सेकेंड पॉइंट है आपके पास अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सो जो मेजर इन्फ्लुएंस होता है करंट का वो क्या है बच्चों, वो है आपका रेनफॉल। नाउ ये जो करंट्स होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती है कि कितने अमाउंट में रेनफॉल रिसीव होने वाला है बाय अ कंट्री। नाउ जितने भी कंट्रीज होती है बच्चों वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द वार्म करंट्स एंड वो रिसीव करती है ज़्यादा रेनफॉल को, क्योंकि जो विंड्स होती हैं वो पास करती है कहाँ से बच्चों, उसके ऊपर से, एंड एब्जॉर्ब करती है बहुत सारे मॉइस्चर को। अगर हम देखें ईस्टर्न यूएसए को, आयरलैंड को एंड ब्रिटेन को, ये रिसीव करते हैं रेनफॉल्स को, राइट। नाउ द केस इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन फ्यू प्लेसेस। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल ही अपोजिट केस देखने को मिलता है।
which is Atacama Desert, which means ये जो डेजर्ट है इन द साउथ अमेरिका वो आपको ड्राई ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विंड्स होते हैं वो पास करते हैं आपके कोल्ड करंट से, एंड दीज आर अनेबल टू पिक अप द मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर को पिकअप नहीं कर पाते। नाउ यही जो फैक्टर है यही पार्शली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लोकेशन ऑफ द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एट और नियर द कोस्ट। Then we have our third point जो कि है production of plankton. So one of the benefit of the warm and कोल्ड करंट क्या है बच्चों कि यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है वार्म और कोल्ड करंट की, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है आपके प्लैंक्टन्स का। नाउ प्लैंक्टन्स आर दी माइन्यूट सी ऑर्गेनिज्म, ये बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर द फिश। नाउ ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं फिश को बहुत ही लार्ज नंबर्स में, और ऐसे ही एरियाज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। देन वी हैव क्रिएशन ऑफ फॉग। सो जो मिक्सिंग हो रहा है वार्म एंड कोल्ड करंट का, इसकी वजह से बच्चों प्रोड्यूस होता है बहुत ही थिक फॉग ओवर द एरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है शिप्स के लिए, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, राइट। सो वन सच रीजन इज नियर द न्यू फाउंड लैंड, जहाँ पे वार्म गल्फ स्ट्रीम मीट करती है कोल्ड लैब्राडोर करंट से। देन वी हैव नेविगेशन। सो जितने भी करंट होते हैं बच्चों वो इन्फ्लुएंस करते हैं नेविगेशन में, जैसे कि एज अ शिप वो क्या करती है, वो सेल डाउन करती है करंट, दिस विल श्योरली फास्टर, राइट, इट कैन सेव टाइम इन फ्यूल, और इसकी वजह से हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और फ्यूल भी सेव हो जाता है। किसकी हेल्प से बच्चों, करंट की हेल्प से। उसके बाद हम बात करेंगे मेल्टिंग आइसबर्ग की। सो जो आइसबर्ग्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं शिप्स के लिए। सो जो वार्म करंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आइसबर्ग को मेल्ट करने के लिए। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि जो वाटर साइकिल है हैज़ नाइदर अ बिगनिंग नॉर एन एंड, कोई बिगनिंग भी नहीं है कोई एंड भी नहीं है। उसके बाद हमने देखा ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है प्लांट्स के लिए, जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है वो डिफरेंट है ईच सी में। फिर हमने देखा कि जो वाटर है ओशंस का एंड सीज का वो कभी भी रेस्ट नहीं करता, उसे फ्लो ही करता रहता है। फिर हमने देखा कि जो आइसबर्ग होते हैं वो डेंजरस होते हैं हमारे शिप्स के लिए, राइट। सो इसी के साथ हमारा लेसन एको होता है यहाँ पे कंप्लीट, और हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।